बाजार बोलता है। इसमें एफआईएसडीआईस के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अगले कुछ डेटा पॉइंट्स और खबरों पर। तो पहले जो एफआईएसडीआईस का डेटा है वो देख लेते हैं। तो कल एफआईएस ने खरीदारी की मार्केट में, ये एक अच्छी चीज़ थी और इसी की वजह से कुछ हद तक बीच में जो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है वो थोड़ा सा रीस्टोर होने की कोशिश होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस अभी पूरी तरह से जब तक नहीं आएगा, जब तक एफआईएस कंसिस्टेंटली बाय नहीं करेंगे। 1581 करोड़ की बाइंग कल करके गए हैं, 1360 करोड़ की बाइंग डीआईस करके गए हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह से आज कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि कल इनवीडिया के रिजल्ट्स आए थे और अमेरिकन मार्केट्स में, और उसका इम्पैक्ट ये था कि जो इनवीडिया का शेयर है पोस्ट मार्केट वहाँ पर 4% चल रहा है ऊपर, लेकिन शंघाई हैंसेंग यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। निकाई और कोस्पी में बहुत अच्छी बढ़त है, क्योंकि टेक शेयरों में दुनिया भर में खरीदारी आज देखने के लिए मिल रही है। हालांकि हमारे यहाँ पर टेक शेयरों में खरीदारी कल ही देखने के लिए मिल गई थी। एक बार देख लेते हैं आज गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप गेनर्स में अगर देखें तो इंडिया ग्लाइकोल करीब 9% ऊपर है, जेपी पावर 9% ऊपर है, नेटवेब, रेडिको और टीआई इन सभी शेयरों में 5 से 6% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कि टॉप लूज़र कौन है। तो टॉप लूजर्स में अगर देखोगे तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन करीब 3.5% नीचे, बायोकॉन 3.5% नीचे, गैब्रियल, जय बालाजी, स्टार ये सभी 3% नीचे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं गिरने वाले शेयर्स की जो तादाद है वो अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। अभी वो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ डेटा पॉइंट्स अब पॉजिटिव होते जा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं खबरों पर। तो खबरों में देखें तो फैट के मिनट्स जारी हुए और ब्याज दर कटौती रोकने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं कि अब ब्याज जो कटौती इंटरेस्ट रेट वो कर रहे थे वो नहीं होगी, और ख़ास तौर से दिसंबर में तो ब्याज दर कटौती की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन उनकी तरफ से आ चुका है। फैट की हालांकि अगली बैठक 9-10 दिसंबर को है। तपन सर कैसे देखें फैट के कट को, अगर फैट का कट नहीं आता है, और हम वैसे तो अमेरिका से काफ़ी कुछ हद तक डिकपल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर इतना है कि वो कहीं ना कहीं उठापटक करवा देता है। आपको क्या लगता है क्या होगा इसका? देखिए, ऑफ कोर्स हमें ये आशा तो थी कि फेड अभी रेट कट नहीं करेंगे, और वही अभी फेड चेयरमैन अभी बोल रहे हैं, क्योंकि जितने कट किए वो भी काफी हद तक उन लोगों ने कर दिए। और अभी भी इन्फ्लेशन देखो तो थोड़ा ऊपर रहेगा, तो कंट्रोल में अभी भी लग रहा है कि इतना नहीं आएगा। और ऊपर से ये जो एआई का मामला भी चल रहा है ना, कि जो कैपेक्स बड़े बड़े आने वाले हैं, वो भी थोड़ा डर नो सताया जा रहा है यूएस मार्केट को। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फेड अपनी पॉलिसी में थोड़ी नरमी, यानी इस तरह से आई थिंक वो कट नहीं करेंगे, अभी भी लग रहा है मुझे यहाँ से। और इंडिया में होपफुली कट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का अगर आप देखो तो वन पर इस बार का इन्फ्लेशन रेट तो आई थिंक 13 डेज का लोवेस्ट था। तो अब देखते हैं आरबीआई कट क्या करता है रेट। लेकिन हम लोग जैसे आपने बोला कि काफी हद तक डीकपल है, और हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स पे अभी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वहां यूएस में कोई बड़ी बात होगी ईआई के मामले में तो बात अलग है, तो हम भी गिरेंगे साथ में। अदरवाइज मुझे लग रहा है इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स रेट कट होता तो मनी फ्लो होता है, लेकिन आई थिंक जैसे हमारी अर्निंग सीजन अच्छी हो जाएगी और ये ट्रेड डील होगा ना, आई थिंक एफआईआई थोड़े वापस आएंगे, और तब हम लोग थोड़ा एफआईआई से खरीदारी देखेंगे। अभी इतना नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो एफआई भी पीछे एक महीने में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बाई कर रहे हैं थोड़ी पोजीशन। अगर कहते हैं ना शॉर्ट पोजीशन उन्होंने कम किए, होपफुली 1-2 महीने में चेंज होगी। एंड रिजल्ट सीजन एंड ये जो ट्रेड डील आई थिंक वो एक बड़ा साइन होगा। ट्रेड डील बड़ा साइन होगा। आज एशियन मार्केट्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट्स में भी इन्वीडिया का शेयर 4% ऊपर है। जो पोस्ट मार्केट वहाँ पर ट्रेड होता है उसमें अगर देखें तो इन्वीडिया का शेयर करीब 4% ऊपर है। जनवरी तिमाही को लेकर कंपनी ने जो अपनी रेवेन्यू गाइडेंस दी है वो $65 बिलियन की दी है, जो कि पहले $62 बिलियन की थी, जिसकी वजह से उनका शेयर उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस साल में देखें तो इन्वीडिया का शेयर 39% तक चला है। गूगल का शेयर कल करीब इंटरडे मार्केट में अमेरिका में 7% चला था, और वहाँ पर नए एआई मॉडल जैमनी 3 को कंपनी का शानदार रेस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि चैट जीपीटी वगैरह को ये अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं गूगल। और इसी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं टेक शेयरों में जो बिकवाली थी दुनिया भर में, जिसको लेकर बबल माना जा रहा था और लोग डर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा, और वो शुरू भी हो गया था, इनफैक्ट वो थोड़ा सा रुका है।
तपन सर, एक तो ये ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ कितना सीवियर हो सकता है, कितना डरना चाहिए अगर ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ आता है। दूसरा कि जो ये इन्वीडिया और गूगल जिस तरह की जो कंपनियां ये जो चिप और एआई पर काम कर रही हैं, उससे हमारी एआई कंपनी जो हमारी कंपनी जो एआई पर काम करती हैं, चिप पे काम करती हैं, उन पर क्या असर होगा? नहीं देखिए, थोड़ा तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वहां का जो कैपेक्स है ना, जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, वो बहुत बड़े हो रहे हैं। ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का 2030 तक नया कैपेक्स आएगा। यानी आप समझो कि पूरी इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है। उतना बड़ा कैपेक्स यूएस की कंपनियां आगे लगाने वाली है। ओपन एआई ने खुले नो पब्लिकली बोला है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कैपेक्स पे। उनका रेवेन्यू देखो आप, $20 बिलियन है। और अगर आप स्टॉक देखो तो अगर अंडर मार्केट में वो ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, लेकिन 1 ट्रिलियन के आसपास बोला है। तो आप देखो जो मार्केट कैप है और जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है। ये कंपनियां किस तरह से प्रॉफिटेबल होगी वो बहुत टाइम लगेगा। और जिस तरह से कटथ्रोट कंपटीशन चल रही है, आप देखो ओपन एआई चैट जीपीटी फ्री कर रहे हैं, फिर अभी जियो ने गूगल के साथ मिला के उन्होंने भी फ्री किया है। तो रेवेन्यू उस तरह से नहीं आ रहा है। तो आगे जाके अगर 1-2 साल में यहाँ अगर दिक्कत आई तो थोड़ा टेंशन की बात है, क्योंकि पैसे बहुत लगे हुए हैं यहाँ। तो वो मुझे एक थोड़ा परेशानी है इन सब स्टॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ अभी दौड़ लगी कौन एआई में आगे बढ़े। अब रही बात इंडिया, इंडिया में ऐसे कोई एआई के स्टॉक्स नहीं। एक नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है जो आप कह सकते हैं कि बहुत लिटिल बिट पास है, लेकिन फुल्ली जैसे यूएस के मार्केट के वैसे यहाँ स्टॉक नहीं है। हमें उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमें मोर इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर नास्डेक नीचे जाने लगा बिकॉज ऑफ एआई कैपेक्स और जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नास्डेक के वजह से इंडियन कंपनीज को आ सकता है। यानी मार्केट गिरेगा तो उसके थ्रू आएगा। सर, ये जो कंपनीज़ हैं लाइक मॉसचिप, एएसएम टेक, मॉसचिप में ख़ास तौर से हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते रहते हैं, इस शेयर में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम देखें तो अब दुनिया भर के शेयर थोड़े से रिकवर हो रहे हैं। मॉसचिप गिर रहा है जबकि रिजल्ट कंपनी के ठीक थे, कंपनी की गाइडेंस वगैरह भी ठीक रही हैं। क्या करें सर मॉसचिप जैसे शेयरों में? नहीं, मॉस्टरी में प्रॉब्लम क्या हुआ है विवेक जी, कि आप उसका वैल्यूएशन देखो अभी भी 100 के पी के ऊपर है। अब जब आप ये स्टॉक जिस तरह से भागा था ना, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ, जिस आप देखो एनवीडिया का कल रिजल्ट देखा आपने, 60% का रेवेन्यू ग्रोथ है। हम्म। मॉस्टरी का क्या इतना रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम्म। देखिए और वैल्यूएशन हम एनवीडिया से भी ज्यादा है। समझे, मैं ऐसा नहीं बोलूं कि मौशिक यहाँ से बहुत गिरेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे वहां वैल्यूएशन इतना बढ़ जाता है। जैसे ग्रो का आपने देखा किस हम्म। तरह से अभी लोअर सर्किट मार रहा है। तो क्या हो रहा है कि फंडामेंटल से ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ गया, अभी वो करेक्ट हो रहा है। और ऐसा ही नॉर्मली होता है। मोशिप ऐसे कंपनी खराब नहीं है, वो जिस तरह से स्टेडी परफॉर्मर है उस तरह से। और आगे सेमीकंडक्टर में आई थिंक ये एक ही कंपनी है जो डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। तो मैं भी हम्म। पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वैल्यूएशन में। और यहाँ हम्म। मुझे अभी भी लग रहा है कि 10-15-20% और शायद करेक्ट, 10-15% तो एटलीस्ट करेक्ट होगा। फिर धीरे धीरे एसआईपी के मैनर में भाग इन्वेस्ट कर। हमें हमारा प्रॉब्लम है कि रिटेलर से एक साथ इतना ले लेते तो स्टॉक बहुत बढ़ जाता है। सो कंपनी अच्छी है, कंपनी आगे जाके बढ़ेगी, लेकिन उनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखो इस बार जिस तरह का वैल्यूएशन उस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं है। जब तक ये दोनों मैच नहीं होंगे तब तक ये स्टॉक स्टेबल नहीं होगा। तो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा क्वार्टरली में क्या मिड टीन्स में या 40s में वो ग्रोथ कर रहे हैं। आई थिंक तब जाके वैल्यूएशन मैच होगा। आई थिंक तब उनको मिलेगा। जैसे डिक्सन ग्रो कर रहा है इसलिए उसको वैल्यूएशन मिल रहा है। इन्वीडिया का शेयर करीब 53-54 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, जबकि मॉसचिप 99-100 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। लेकिन एक समय वो भी था जब इन्वीडिया भी इसी तरह की वैल्यूएशन पर चलता था। हालांकि मॉसचिप को इन्वीडिया बनने में तो आई थिंक सपना ही होगा लेकिन हाँ, मॉसचिप की जो प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ सर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई अभी या अगर आपको इन्वीडिया बनना है तो आप 20% ग्रोथ पर नहीं चल सकते हो। आपको चलना पड़ेगा फिर 50%, 100% की ग्रोथ पर, जैसा इन्वीडिया उस समय पर चली थी। तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला शेयर है, लेकिन फास्ट ग्रोथ वाला अभी भी उतना नहीं है कि 20% है ग्रोथ। रेवेन्यू में 126 करोड़ के मुकाबले 147 करोड़ आया, ऑलमोस्ट 18-20%। प्रॉफिट 10 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ हुआ, 20% का ग्रोथ आ गया वाई ओ वाई बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 10% की ग्रोथ थी रेवेन्यूज़ में और ऑलमोस्ट प्रॉफिट में। तो अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मॉसचिप को चलने के लिए, कुछ नए प्लान्स, नई प्रोडक्ट लेकर आने होंगे। सर, कोई और एआई का शेयर जो आपको पसंद हो?
नहीं, अगर आप एआई बोले तो नेटवेब ऑफ कोर्स, यहाँ भी सेम नेटवेब टेक्नोलॉजी में भी सेम कहानी है जो मोशिप की है। सेम वही हो रहा है, वो स्टॉक इतना भाग गया, अभी वो नीचे आ रहा है। और उसका भी रीजन ये है कि अभी वहां भी उस तरह का ग्रोथ नहीं है। नेटवेब में मैं कंपैरेटिवली मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन अभी भी मैं यहाँ थोड़ा वेट करूंगा ग्रोथ पिकअप होने में। ग्रोथ उस तरह से पिकअप नहीं है। ऑफ कोर्स इनके जो कोलैबोरेशन है आई थिंक आगे जाके बहुत काम करे, तो उसमें कोई तो एआई में स्पेसिफिक नेटवर्क में पॉजिटिव, लेकिन आई गो स्टिल 10-15% नीचे आए देन धीरे धीरे एसआईपी मैनर में बाय करने की राय दूंगा। अदरवाइज एआई में आई थिंक कोफोर्ज और परसिस्टेंट वो दो स्टॉक है जो एआई में और आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक हो गए, नॉट फुल्ली एआई फोकस, लेकिन काफी उनके प्रोडक्ट्स में एआई अच्छा खासा यूज हो रहा है। तो वो दो स्टॉकों के अगर आपको देखना हो तो। ठीक है सर, एक्सेप्टेड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो खबर है वो है प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि G20 की बैठक में जा रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगी ये बैठक, जहां पर कि 21 से 23 नवंबर तक दुनिया के शीर्ष नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उनकी साउथ अफ्रीका वालों से भी कुछ लड़ाई चल रही है। ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉल्यूशन को लेकर वहाँ पर एजेंडा है इस पूरी बैठक का, जहाँ पर कि दुनिया भर के लीडर्स कुछ ना कुछ, हो सकता है कुछ घोषणा पत्र जारी करें, कुछ एक आम सहमति बने और उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो। सर, एक तो पीएम मोदी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, काफ़ी दिनों बाद वो शीर्ष नेताओं से मिलेंगे किसी बड़े सम्मेलन में। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे, ये देखना थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इवेंट में इन दोनों की ही मीटिंग होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। दूसरा कि जो ये इनके एजेंडा में 3 चीज़ें हैं, उसमें से कोई आप शेयर पसंद कर रहे हैं? देखिए, यहाँ यहाँ मैं एक दो तीन चीजें यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अफ्रीका में जा रहे हैं, और हमारी ओवरऑल इन सब G20 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। रीजन है क्योंकि अभी यूएस पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। ऑफकोर्स ट्रेड डील साइन हो जाएगी वो सब, लेकिन आई थिंक हमें काफी हद तक बाकी सब कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स करनी पड़ेगी। आई थिंक G20 और वहां सब जा रहे हैं तो वहां उनको फायदा होगा। अफ्रीका एज सच इज अ बिग मार्केट फॉर अस। अगर आप बोलो तो मुझे अभी भी, अगर आप देखें हमारे टीवीएस ले लो, बजाज ऑटो ले लो, ऑटो मेकर्स बहुत अच्छा सप्लाई कर रहे हैं वहाँ। जो टू व्हीलर्स हमारे बहुत ही बिक रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। मैं, अगर ये कुछ होता है तो आई थिंक इन सबको थोड़ा फायदा होगा जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है इन लोगों का, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है टू व्हीलर्स में। टू व्हीलर्स जो हमारी जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। और क्योंकि किसी के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, और टू व्हीलर्स आप चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो आई थिंक टू व्हीलर्स को ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ से और जो कर रहे हैं वो अच्छा है, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंट्री पे, ऑफ कोर्स यूएस के साथ इतना डील नहीं है, लेकिन जिस तरह का मार्केट है ना अभी, जिस तरह से ट्रेड डील हो रही है सब जगह, आई थिंक मल्टीपल कंट्री के साथ रहेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे। ठीक है सर, जब भी कार्बन क्रेडिट की बात होती है, इस तरह की बात होती है, तो अक्सर नवीन फ्लूरो, एसआरएफ जैसी कंपनीज का नाम आ जाता है, जो कि कार्बन क्रेडिट में काफ़ी कुछ काम करती थी। आज एसआरएफ के शेयर पर तेज़ी भी है। कोई इस पर आपका टेक सर? नहीं, इसमें देखिए कार्बन क्रेडिट का आपने सही बोला कि होता है इम्पैक्ट, लेकिन इतना बड़ा भी इम्पैक्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है। और एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन ऑफ कोर्स ये केमिकल इंडस्ट्रीज थोड़ा शेकी पीरियड पे चल रहा है, तो अभी तो मैं इतना बड़ा पॉजिटिव स्टांस नहीं लूंगा। आई थिंक स्टिल अभी उतना मुझे पॉजिटिव दिख नहीं रहा है सेक्टर में, तो आई वेट फॉर 1 क्वार्टर मोर एंड फिर डिसीजन लिया जाए। वहाँ पर सर G20 की बैठक में ट्रेड पर भी बात होगी, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि दुनिया भर के ज़्यादातर नेता, अब जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे वहाँ पर, तो खुलकर बात कर सकेंगे कि ट्रेड ने उनको कितना परेशान किया और टैरिफ ने कितना परेशान किया है। कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे जो पीएम होंगे वो जाहिर सी बात है दुनिया भर के देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने पर भी बात कर रहे होंगे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो ये जो टेक्सटाइल कंपनियां जो पिटी थी, इन पर कोई आपका टेक, या कोई एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज पर टेक? नहीं देखो, ये जैसे मैं बोला कि ये बहुत ही जरूरी, ऐसा नहीं कि हम परेशान है, पूरी दुनिया परेशान हाँ है बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप से। और जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है ना, किसी को अभी उन पे भरोसा नहीं, और ऐसा। और आप देखो बाकी सब कंट्रीज भी हमें अप्रोच कर, बिकॉज एवरीवन नोस इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड।
ठीक है, चाइना और इंडिया, तो उनको अवॉइड, इंडिया को अवॉइड कर ही नहीं सकते, और वहां हम लोग अपनी टर्म्स ला सकते हैं। जैसे आपने बोला टेक्सटाइल हो, लेदर हो, आई हम्म। थिंक इवन फिशरीज हो, आई थिंक वहां हमें, और ये सब कंट्रीज हम लोग इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कभी इस एंगल से देखा नहीं है, हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और ये देखो, ये इसमें लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में और रेवेन्यू बढ़ने में टाइम लगता है, तो वो हमें 1-2 साल में दिखेगा। लेकिन हाँ, चीजें पॉजिटिव वे में आगे जाएगी। और अभी भी अगर आप पूछो कि टेक्सटाइल में लेना चाहिए लेदर में, तो अभी भी मैं ना बोलूंगा, क्योंकि स्टिल ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। तो मैं वहां अभी भी, क्या है, मुझे लग रहा है कि ये 4 महीने का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो थोड़ा वेट कर लो, अभी इतनी जल्दी मत करो इन सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के बारे में। लेकिन हाँ, हम्म। 1-2 साल में अगर बाकी सब कंट्रीज के साथ ट्रेड डील अच्छी होती है, तो आई थिंक वहाँ इन सब कंट्रीज, सॉरी, कंपनीज को आप 4-6 महीने के बाद नो यू कैन स्टिल गेट इन, एंड आई थिंक वहाँ डील अच्छी मिल सकती है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सर एनबीसीसी यहाँ पर 2966 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है नागपुर मेट्रो के लिए। सर कैसे देखें इस कंपनी को, क्योंकि काफ़ी सुस्त रहा ये भी शेयर पीछे, और काफ़ी दर्शक हमारे फंसे हुए थे, सवाल भी काफ़ी आते थे इस शेयर पर। आज भले ही 0.25% ऊपर है, 115 रुपये पर चल रहा है ये शेयर, क्या करें? नहीं देखो, ये कंपनी में नो वही होता है कि इनिशियली बहुत बढ़ जाता है, फिर ये नो काफी हद तक कॉन्सोलिडेट होता है। देखो, जैसे आपने बोला कि बहुत ही रॉबस्ट ऑर्डर बुक है नो, और इनके पास ऑर्डर बुक अच्छी है। जो प्रॉब्लम होती है थोड़ा एग्जीक्यूशन का इशू होता है, इनका रीडेवलपमेंट का भी नो बहुत ही स्ट्रांग पाइपलाइन है। लेकिन जो मार्जिन आ रहे हैं ना, वो स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन है, और काफी हद तक प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, जिसके वजह से एक्सपांशन प्लान में भी इशू आ रहा है। तो डिपेंडेंस इनका काफी नो गवर्नमेंट ऑर्डर बेस पे है, और वहां थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स कम आते हैं, तो इनको इम्पैक्ट आ जाता है। तो स्लो डाउन है थोड़ा। और ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का ऑलरेडी चला गया है। लेकिन ये धीरे धीरे मूव करेगा, अगर आपके पास है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कंपनी में कोई इशू नहीं है, बट इट विल टेक टाइम टू रिकवर। बट ये स्टेडी रिटर्न ओवर द टाइम देगा, लेकिन आई थिंक लंबे समय के लिए रुकना पड़ेगा। आई थिंक ऐसा नहीं कि रातों रात भागेगा, लेकिन है तो आप होल्ड कीजिए, और नीचे आता है तो आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बाय भी कर सकते हैं। हम्म। सर कल एक बहुत शेयर में बहुत तेज पिटाई हुई थी, वो था सम्मान कैपिटल, जो पहले इंडिया बुल हाउसिंग हुआ करता था। उसमें पहले भी एक कुछ विसिल ब्लोअर की तरफ से वहाँ पर कुछ कंप्लेंट गई थी, उसके बाद ये कंपनी जांच के घेरों में आ गई थी। कल फिर एक बार ये मार्केट में खबर उड़ी कि इस पर फिर जांच कुछ बैठ रही है। हालांकि कंपनी ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा है कि जो भी पीआईएल को लेकर कोई जांच नहीं चल रही है और कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, और हम क्लीन हैं। उसका कारण है कि जो भी जांच थी पहले वाली भी, उसमें जो प्रमोटर थे पहले पुराने समीर गहलोत, वो अब देश छोड़ चुके हैं, और जो भी कंप्लेंट्स थी वो उन्हीं के ही खिलाफ थी। तो जो मामले हैं वो उनसे जुड़े। हमारा अब नए प्रमोटर, नई कंपनी का एक तरह से कोई लेना देना उनसे नहीं है, और ना ही उनका कोई स्टेक है कंपनी में। हमारी कंपनी में जो स्टेक है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या तो ब्लैक रॉक है या एलआईसी है। सर कैसे देखें, बात तो लॉजिकल लग रही है कि भाई जो पुराने मामले हैं वो पुराने प्रमोटर के साथ हैं, जो नया स्टेक होल्डर आता है वो तो नई कैपिटल खुद लगाता है। उन्होंने 139 रुपये के आसपास अभी इसमें शायद बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़न भी हुआ है। क्या करें सर इस शेयर पर, कैसे सोचें? नहीं देखिए, ये शेयर पे जब से ये बात आई थी आगे भी, और ये स्टॉक नीचे गया था वन से, तब से मैं आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस पर। पहले भी नहीं था। रीजन है कि 3 साल से नो कंपनी ने कुछ खास किया नहीं है। और अगर आप देखो, जबकि सभी एनबीएफसी स्टॉक कहाँ से कहाँ चले गए, सभी एनबीएफसी कंपनी, इनके मैनेजमेंट के भी काफी इश्यूज है। और अभी ये लोग बोल रहे कि ईयूएम ग्रोथ 22 से 25% से ग्रोथ होगा, एनबीएफसी भी, क्रेडिट ग्रोथ भी एक अच्छा खासा रहेगा। लेकिन अगर आप देखो तो क्रेडिट कॉस्ट अभी भी इनका काफी हाई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी बिलो आ रहा है, और एसएमई बुक में ना थोड़ा स्ट्रेस लेवल अभी भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये जो गाइडेंस दिया है वो काफी महत्वाकांक्षी दिया है, लेकिन अभी तक उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि वो लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा है। आई थिंक हमें टेस्ट, वो जब तक वो उस तरह का रिजल्ट देने की इस स्टॉक में ऐसे, अगर आप देखो ये अच्छा खासा 180 190 पे पहुंच गया, तो फिर वापस ये गिर गया। और इसमें काफी इंडिया बुल्स में हमें भी पता है पहले काफी स्पेकुलेशन भी होता रहता था। तो
आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। एनबीएफसी में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो आप देख सकते हो, मैनेजमेंट अच्छी है, क्वालिटी ग्रोथ है, फिर क्रेडिट ग्रोथ है और बुक्स भी अच्छी है। आई थिंक इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। और कंपनी की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी आई। आज वॉलेटाइल तो आज भी रहा है ये शेयर। अ, ठीक है, सर का टेक है, उसी के साथ जाएंगे। अगला जो शेयर है वो है बीपीसीएल सर, जहाँ पर कि एलआईसी ने कंपनी में करीब 2.1% स्टेक अपना घटाया है। 8.8% स्टेक था जिसको घटाकर उन्होंने 6.7% किया है। सर एलआईसी एक बड़ी स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पे देखी जाती है इंडस्ट्री में, क्योंकि जब ये स्टेक ले रही होती है उस समय शेयर डेफिनेट सी बात है कि बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा होता है, बहुत सारी खबरें उसके खिलाफ होती हैं। और जब ये बेचते हैं उस समय बहुत सारी खबरें मतलब ऐसी होती है कि उस पर बुलिश रिपोर्ट पूरी आ रखी होती हैं, और साथ ही उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी रिच हो गई होती है, शेयर चल चुका होता है। अगर मैं बीपीसीएल का ही चार्ट उठाकर देखूं तो आज से 3 साल पहले करीब ये काउंटर 2022-23 में 150 रुपये का था, अभी ये 350 रुपये का चल रहा है। अगर आप इसके मंथली चार्ट को भी उठा के देखोगे तो इस काउंटर ने फरवरी 2025 में ही करीब 236-250 के लो से वहाँ से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई है, और अब ये काउंटर ऑलमोस्ट मतलब अपने ऑल टाइम हाइस के पास चल रहा है जो कि 381 का है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पर एलआईसी अब अपना स्टेक थोड़ा सा कम कर रही है। सर एलआईसी ज़्यादा स्मार्ट है जो, या बीपीसीएल के वो इन्वेस्टर जो अभी भी इसके साथ बने हुए हैं? नहीं देखिए, एलआईसी ने ऑफकोर्स जिसमें इन्वेस्ट किया था, अगर 3 साल का भी रिटर्न देखे, 33% का सीएजीआर रिटर्न बीपीसीएल ने दिया है, यानी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। वन ऑफ द मेन रीजन, जैसा आप लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल नीचे है, और जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, उनका डायरेक्टली मार्जिन बढ़ जाता है। अगर पिछले बार का भी अगर क्वार्टरली का रिपोर्ट देखो तो आई थिंक पिछले 2 क्वार्टर से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 साल में भी वी कैन, हम लग नहीं रहा है कि 75 क्रॉस करेंगे ऑयल में। तो इसके वजह से इन सब कंपनियों को फायदा है, तो थोड़ा और फायदा रह सकता है। ऐसा नहीं कि भाई स्टोरी खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन एलआईसी का इतना बड़ा स्टेक है तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, अगर क्योंकि उनको भी एट द एंड ऑफ द डे सही लेवल पे निकलना है तो। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक हो तो अभी भी मैं बोलूंगा होल्ड करके रखो। ऑफकोर्स थोड़ा स्टेक इन्होंने सेल किया है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ मार्जिन इंप्रूवमेंट है, और नो डिसेंट रिटर्न अभी भी 6 महीने 1 साल में आपको दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बीपीसीएल होल्ड करना चाहिए।